नमस्कार बच्चों, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण को। ठीक है, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है। ठीक है, परावर्तक सतह के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वह सतह जिस पर टकरा कर प्रकाश वापस लौटता है, मतलब जिससे परावर्तन की घटना होती है। जैसे प्रकाश गया, इस सतह के इस बिंदु पे टकराया और फिर वापस इस दिशा में लौट गया। क्योंकि इस सतह के इस वाले भाग में पेंट किया गया है, अंदर वाले भाग में, तो प्रकाश इस दिशा में नहीं जा सकता, तो प्रकाश इस सतह से टकराकर वापस लौटेगा। और ये जो सतह है, ये सतह जो है, ये सामने वाली, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो यदि परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। ठीक है, जैसे अभी आप आगे पढ़ने वाले हो वक्रीय या फिर गोलीय दर्पण, तो देखो इसकी परावर्तक सतह ये है और ये वक्रीय है या गोलीय है, तो इसलिए इसको हम समतल दर्पण नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वक्रीय या गोलीय दर्पण। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के साथ। तो यहाँ पे समतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होती है वो पूर्णतः समतल होती है। ठीक है, और समतल दर्पण को हम लोग बनाएंगे कैसे? एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा होनी चाहिए ये, और उसके एक भाग में पॉलिश कर देंगे। ये सामने वाली सतह जो है, ये वाली भाग परावर्तक सतह होगी, प्रकाश इसी पे टकराएगा और परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, अगर आप समतल दर्पण ऐसे बनाना चाहो, इस दिशा में यदि पॉलिश कर दोगे तो फिर प्रकाश इस दिशा से टकराएगा। ठीक है, तो ये वाली सतह समतल सतह हो जाएगी परावर्तक सतह। ठीक है, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है। कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी। अब हम लोग, चूंकि इस पूरे पार्ट में ही अब हम लोग समतल दर्पण शुरू करने वाले हैं और आगे भी समतल दर्पण की बहुत सारी विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं, तो अब अपनी अगली हेडिंग है समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टी, विशेषताएं। ठीक है, तो पहला नंबर है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। मतलब कि समतल दर्पण में, ये सीधी बनाना है आपको, है ना, जितना आगे वस्तु होगी समतल दर्पण में उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मान लो इस बिंदु पे वस्तु रखी है, ये वस्तु हो गई, तो समतल दर्पण से आगे मान लो ये x दूरी पर है, तो इस वस्तु को हम O से लिख दें, O मतलब ऑब्जेक्ट, तो इतनी ही दूरी पीछे बनेगा प्रतिबिंब I, मतलब ये वाली दूरी भी कितनी होगी? x। तो समतल दर्पण के आगे जितना दूरी आप वस्तु को रखोगे, समतल दर्पण के पीछे या समतल दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यह है समतल दर्पण का पहला गुण। लिख लो। लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण का दूसरा गुण। समतल दर्पण का दूसरा गुण कहता है तो समतल दर्पण का पहला गुण पढ़ा हमने कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु होती है तो समतल दर्पण के पीछे या अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है।
ठीक है। अभी हम समतल दर्पण का दूसरा गुण देख रहे हैं, जो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई समतल दर्पण में, मतलब जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लो ये वस्तु है y मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है ना, y इकाई की ये लंबी वस्तु है, तो इतना ही लंबा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब भी y इकाई लंबाई का होगा। ठीक है, तो पहला गुण कहता है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये O है, O मतलब ऑब्जेक्ट, ये I है प्रतिबिंब। तो जितना दूर वस्तु उतना ही दूर पे प्रतिबिंब, जितनी लंबी वस्तु उतना ही लंबा प्रतिबिंब। ये है समतल दर्पण के दो गुण। कॉपी कर लो। लिख लिया। अभी हम लोग देखेंगे समतल दर्पण का तीसरा गुण। समतल दर्पण का तीसरा गुण कहता है कि वस्तु व प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण के तल के लंब समद्विभाजक होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। मान लो यहां पर वस्तु रखी है और यहां पर प्रतिबिंब है। अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि ये जो वस्तु है ये बिंदु वस्तु है, मतलब आकार इसका बिंदु जैसा है। तो क्योंकि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा समतल दर्पण के लिए। तो अगर वस्तु जो है वो बिंदुवत है तो उसका प्रतिबिंब भी बिंदुवत होगा। ठीक है, जितनी दूरी पर होगा उतना दूरी पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पीछे पड़ चुके हैं। ये कह क्या रहा है कि प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये वाली रेखा OI कह रही है दर्पण के तल के लंब समद्विभाजक होती है। देखो दर्पण का तल ये है, अगर इसको हम M मान लें, यहाँ कहीं कोई बिंदु होगा और इस वाले बिंदु को हम मान लें N, तो ये दर्पण हो गया MN। और चूंकि ये समतल दर्पण है तो इसका तल ऐसे है, तो इसके लंब समद्विभाजक होते हैं। मतलब लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? लंब मतलब 90 अंशों और समद्विभाजक मतलब बराबर दो भागों में बांटे। तो हम जानते हैं कि ये दूरी इस दूरी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गई दोनों बराबर। और कह रहा है लंब भी है, मतलब ये कोण कितना है 90 अंश। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी याद रखना है आपको कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा है वो दर्पण के लंब समद्विभाजक होती है। बना लो डायग्राम। बना लिया। अगला चलते हैं, अगले गुण पे चलते हैं। अगला गुण कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्वीय प्रतिलोम होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्वी प्रतिलोम होता है। पार्श्वी प्रतिलोम होता है अर्थात प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं विस्थापित होता है। कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्वी प्रतिलोम होता है। पार्श्वी प्रतिलोम का मतलब ये है कि प्रतिबिंब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं विस्थापित होगा। इसका मतलब ऐसे समझो आप कि जैसे समतल दर्पण यहाँ मैं सामने अगर देखूं, देखो समतल दर्पण में अगर मैं सामने देखूंगा और इस हाथ का, अपने दाहिने हाथ का यदि मैं प्रतिबिंब देखूंगा समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाएं हाथ जैसा दिखेगा। ऐसा ही तो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। मेरे इस हाथ का प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा, इस हाथ का प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा, आपके शरीर का दायां वाला हिस्सा बाएं जैसा। मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं शिफ्ट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्वी प्रतिलोम। ठीक है, तो समतल दर्पण का ये चौथा गुण था, लिख लो। लिख लिया, आगे चलते हैं। पांचवा गुण लिखो, समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तथा आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर वस्तु वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और अगर वस्तु आभासी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ये लिख लो, फिर डायग्राम में देखते हैं हम लोग कैसे। देखो यहाँ पे ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने ये वस्तु रख दी, हम बिंदु वस्तु ले रहे हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण की ये सामने रखी है, परावर्तक वाले भाग में रखी है, प्रकाश किरणें इसी से इस तरफ से जाएंगी, मतलब ये परावर्तक सतह है। आप वास्तविक वस्तु की यदि परिभाषा देखो तो वहाँ पर क्या था परिभाषा, कि वास्तविक वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तक सतह पर जाती हैं, मतलब आपतित होती हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये 3 आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पे गई। ठीक है, ये दर्पण अपना Mn था, ये वस्तु O है। ठीक है, अब हम इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप एक चीज जानते हो, नोट में लिख भी सकते हो जिसको नहीं पता है। पहली बात कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, कम से कम 2 किरण चाहिए। जानते हैं आप, क्योंकि ये जब 2, कम से कम 2 तो चाहिए ही, और वो 2 जो आपतित किरणें होंगी उसके बाद वहां से जो परावर्तित किरणें होंगी वो एक दूसरे को काटेंगी या काटती प्रतीत होंगी, मतलब फैलती प्रतीत होंगी, तब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक या फिर आभासी। तो कम से कम 2 प्रकाश किरणें तो चाहिए ही प्रतिबिंब बनाने के लिए। आप ज़्यादा ले सकते हो लेकिन 2 से कम नहीं ले सकते हो। यहीं पे
अगर इन दो में से, ये जो दो प्रकाश किरणें हम लिए हैं, अगर इन दो में एक वाली प्रकाश किरण, इसी में जोड़ दो चाहे सेंटेंस, इनमें से एक परावर्तक सतह के लंबवत लेना फायदेमंद होगा। ठीक है, दो प्रकाश किरणें लिए हुआ, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणें चाहिए आपको। किरण आरेख बनाने के लिए उस प्रतिबिंब का कम से कम दो प्रकाश किरणें चाहिए, और यदि उन दो में से एक को परावर्तक सतह के लंबवत ले लोगे तो किरण आरेख अच्छा बनेगा। ये पहली बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात कि प्रतिबिंब आपको बनाना है, किरण आरेख बनाना है, उससे पहले आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति याद पता होनी चाहिए। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पहले से पता होनी चाहिए। आप चल रहे हो प्रतिबिंब बनाने, प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली कि दो किरण आरेख लेना है, कम से कम, दो से ज़्यादा भी ले सकते हो। उन दो में से एक यदि आप परावर्तक सतह के लंबवत ले लोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं तो किरण आरेख जो है वो सही नहीं बनेगा। क्योंकि जब हम किरण आरेख यहाँ पे बनाएंगे तो स्केल लेके तो बैठेंगे नहीं कि ये अगर 5 मीटर है तो ये 5 मीटर पे बनाओ, फिर ये प्रकाश किरण भेजें, मान लो इस बिंदु के लिए आपतन कोण, अब हम स्केल लेके नापेंगे क्या कि ये 30 है कि 45 है। अगर ये 30 है तो फिर 30 से ही इसको भेजेंगे, है ना, एग्जैक्ट। तो किरण आरेख गंदा हो जाएगा। ये चीज़ें पता करनी पड़ेगी, क्योंकि पता कर नहीं सकते तो किरण आरेख गंदा हो जाएगा। इसलिए आप यदि किरण आरेख बनाना चाह रहे हो तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कम से कम दो प्रकाश किरणें, और प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, स्थिति मतलब वो कहाँ पर बनेगा, और प्रकृति मतलब वो किस प्रकार का बनेगा, वास्तविक, आभासी, उल्टा सीधा। ठीक है। अब समतल दर्पण की स्थिति में हम लोग ये जानते हैं कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी वस्तु होगी उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इतना ही पीछे लगभग में। चलो हमने यहाँ पे प्रतिबिंब, अब हमको ये बात पता है कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। प्रकृति, स्थिति पता चल गई अपने को, ये हम जानते हैं कम से कम दो चाहिए। अभी हम आपको सिखाने के लिए 3 प्रकाश किरणें भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब हमको पता चल गया कि भैया ये प्रतिबिंब यहीं बनेगा, और हमको ये दिख भी रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, क्योंकि वास्तविक वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा, आभासी। हमने बताया स्थिति प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये प्रतिबिंब आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब की कंडीशन जानते हो आप कि प्रतिबिंब से प्रकाश किरणें फैलती हुई दिखेंगी या फिर उस बिंदु पर, मतलब प्रतिबिंब पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो अब आप ये जानते हो कि ये तो हो गई आपतित किरण, तो अब ये परावर्तित होगी, और परावर्तित तो अब देखो हम कैसे करा दें, ऐसे करा दें, ऐसे करा दें, ऐसे करा दें, क्योंकि अपने पास स्केल नहीं है। तो अब ये वाली सीधी जहां पीछे इस बिंदु से हमको जाती हुई दिखेगी, ऐसे सीधा पीछे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसको आप सीधा ऐसे आगे बढ़ा दो तो ये प्रकाश किरण हो जाएगी परावर्तित वाली। पता चल गया आपको, ये नहीं होगी।
तो सबसे पहले आप प्रतिबिंब को दिखा दो जहां बन रहा है, फिर आभासी है या वास्तविक है ये देख लो, फिर उसके आधार पर देखो, चूंकि आभासी था तो इस बिंदु से प्रकाश किरणें फैलती हुई दिखेंगी, तो ये वाली इस आपतित किरण के लिए जो परावर्तित किरण होगी हम इस प्रकार खींचेंगे ताकि सीधा पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार इस बिंदु के लिए होगा, तो इस बिंदु को पहले आप ऐसे मिला दो और इसी को आगे बढ़ा दो, तो ये हो गई परावर्तित किरण इस वाली आपतित किरण के लिए। और देखो ये वाली प्रकाश किरण जो हमने ली है, ये प्रकाश किरण तल के लंबवत ही तो है, अभिलंबवत आपतन वाली स्थिति। हम जानते हैं अभिलंबवत आपतन के लिए प्रकाश किरण अपने प्रारंभिक मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौटता है। ये हो गई परावर्तित किरण। अब देखो ये वाली प्रकाश किरण परावर्तित, ये परावर्तित, ये परावर्तित, पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे या इस बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होंगे, और यही कंडीशन है आभासी प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, किरण आरेख ये। ठीक है, ये तो हमने बनाया जब वस्तु वास्तविक ली तो प्रतिबिंब आभासी। पहले इतना लिख लो, फिर हम लोग वस्तु को आभासी ले रहे हैं और उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना रहे हैं। पॉज करके लिखो, लिख लिया। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं समतल दर्पण के लिए किरण आरेख बनाना सीख रहे हैं हम लोग। और किरण आरेख आप किसी भी दर्पण के लिए बनाओ, लेंस के लिए बनाओ, आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने देखा कि जब समतल दर्पण में वस्तु वास्तविक होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी। अब हम देखने वाले हैं कि समतल दर्पण में जब वस्तु को हम क्या ले लें, आभासी। वस्तु आभासी ले लें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे आभासी वस्तु की परिभाषा पे आप जाओगे तो आभासी वस्तु क्या कहती है कि जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरणें, आपतित या अभिसारी प्रकाश किरणें एकत्रित होती हुई दिखें, इसको हमने वस्तु मान लिया। तो अब जितनी भी आप आपतित प्रकाश किरणें दिखाओगे इस बिंदु पर एकत्रित होती हुई दिखेंगी। बात समझ में आ रही है? एक प्रकाश किरण ये वाली भी ले लो, एक प्रकाश किरण यहां कहीं ले लो, ये आपतित, तीन आपतित किरणें हमने ली, ये तीनों आपतित किरणें इस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। हो गई ना ये आभासी वस्तु। अब इसका हमको बनाना है क्या, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो अब हम ये जानते हैं कि भैया प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है, इसके लिए आपको पहले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पता होनी चाहिए। तो इतना अगर अंदर वस्तु है तो इतना ही बाहर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब, आप प्रतिबिंब की स्थिति बता दिए। बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, क्यों, क्योंकि वस्तु बिंदुवत। ठीक है, अब देखो अब आप ये जानते हो कि जो भी परावर्तित प्रकाश किरणें होंगी इस आपतित प्रकाश किरणों के लिए वो इसी बिंदु से जाएंगी, मतलब इसी बिंदु पे काटेंगी एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वो है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब की यही परिभाषा कि परावर्तित किरणें उस बिंदु से जाएंगी या एक दूसरे को काटेंगी। तो अब इसके लिए परावर्तित किरण को इस बिंदु से गुजार दो आप सीधी रेखा। ये अब जब ये आपतित किरणें आप ली, ये वाली आपतित किरण आपने लिया, तो इसके लिए परावर्तित ये हो जाएगा, क्योंकि ये अभिलंबवत आपतन है, ये तल के लंबवत समतल दर्पण के। और इस वाली के लिए जो परावर्तित किरण होगा इस आई से जाएगा। देखो तीनों परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये, एक ये, एक ये, तीनों इस बिंदु पे काट रहे हैं वास्तव में एक दूसरे को, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो हमने ये देखा, बना लो इसको, हमने देखा कि समतल दर्पण
वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी करो। कर लिए? चलो अब हम एक सवाल करते हैं जिसमें आपको कई सारी वस्तुएं दे रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का आपको प्रतिबिंब बनाना है किरण आरेख। ठीक है, सवाल यहां लिखते हैं। ये एक समतल दर्पण है, छोटा लो, इतना बड़ा एन समतल दर्पण या ये भी जो भी मानना चाहो आप। अब इसके सामने कई वस्तुएं रखी गई हैं। चलो यहां पर एक वस्तु है ए, ठीक है, इसकी दूरी अगर लेना चाहो आप तो 2 मीटर ले लो, 2 मीटर बहुत हो जाएगा, चलो एक्स वाई में कर देते हैं। इसकी दूरी एक्स है। एक दूसरी वस्तु है जो समतल दर्पण के एकदम इस वाले सिरे से, निचले वाले सिरे के एकदम बराबर पे बैठी है, रखी है। ये वस्तु बी है, ये मान लो y दूरी पर है। एक वस्तु यहां पे है, C है। एक वस्तु यहां पर है, इसके पीछे D, इससे ये जो दूरी है x y z ले लो। ठीक है, 4 वस्तुएं हो गई। इन चारों वस्तुओं के आपको किरण आरेख बनाना है। जब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है। ये दर्पण आपको पता है mn है, समतल दर्पण। 4 वस्तुएं A B C D दी गई हैं, इस स्थिति में दी गई हैं। इन चारों वस्तुओं के बनने वाले प्रतिबिंब का आपको क्या बनाना है? किरण आरेख। पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? आ जाओ इधर। ए के लिए बनाते हैं। सबसे पहले ए समतल दर्पण के लगभग बीच में लग रहा होगा आपको, लगभग यहां पर वस्तु है ए। ठीक है, इसकी दूरी कितनी दी गई है? x। आपको बनाना है ए का किरण आरेख। ए का किरण आरेख, हमने क्या कहा आपको कि किरण आरेख बनाने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता होनी चाहिए। आप जानते हो समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु उतना ही अंदर प्रतिबिंब। तो अगर ये x आगे है तो x अंदर बनेगा प्रतिबिंब। लो बन गया x पे ये प्रतिबिंब a' मान ले रहे हैं, बिंदु A का प्रतिबिंब a' बन रहा है। ठीक है, आपको बनाना है किरण आरेख। किरण आरेख के लिए हमने कहा कम से कम 2 लो, ज़्यादा भी ले सकते हो। कम से कम 2 प्रकाश किरणें भेजो, और उसमें भी अगर एक लंबवत तो क्या कहना। तो एक लंबवत, चलो ये वाली भेज दिया हमने, ये गई। अब हम जानते हैं ये प्रकाश किरण आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि आगे वाला भाग पेंट को किया हुआ है, तो ये लौट जाएगी इसी मार्ग पे अभिलंबवत आपतन के लिए। ठीक है, एक प्रकाश किरण हम लोग इस बिंदु पे भेज दिए। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है, मतलब इस बिंदु के लिए जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। यही परिभाषा है आभासी प्रतिबिंब की। ठीक है, आप चाहो तो बस 2 किरण आरेख बना दो, बहुत है। आप चाहो, आपकी इच्छा है 3 बना दो, लेकिन कम से कम 2 तो बनाना ही पड़ेगा। ये वाले बिंदु के लिए जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी इस बिंदु से फैलती हुई दिखेगी, मतलब ये बन गया किरण आरेख। ए का किरण आरेख a' इस प्रकार बना। कर लो कॉपी, क्योंकि यहीं पे मिटा के हम बी बनाएंगे, फिर सी और डी। जल्दी से कॉपी करो। कर लिया? आ जाओ। आ जाओ सारे मूड बना के हैं। बिंदु बी की बात करते हैं। बिंदु बी आपको लग रहा होगा, एकदम लग नहीं रहा है, एग्जैक्ट एकदम सिरे पे है। ये अंतिम वाले छोर के एकदम सामने है, ध्यान रखना।
ये स्थिति हमने दी है आपको, ऊपर नीचे नहीं करना है आपको, क्योंकि किरण आरेख आप सीख रहे हो, बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। ये है वस्तु आपकी बी, आपको बनाना है इसका प्रतिबिंब। ये y दूरी पर है। अब हम ये जानते हैं समतल दर्पण से जितना आगे वस्तु उतना ही पीछे प्रतिबिंब। मतलब यहां पे बनेगा क्या? प्रतिबिंब। बी डैश मान लें, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण आपको लंबवत भेजनी है, ये वाली भेज दो लंबवत, एकदम इस लास्ट वाले कोने पे, दर्पण के लास्ट वाले कोने पे पड़ेगी और इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। अब ध्यान रखना, दर्पण के, अब इस वाले भाग में तो दर्पण है ही नहीं, इस वाले भाग में, तो यहां से आप कितनी भी प्रकाश किरणें भेजो इस वस्तु से, क्योंकि ये वस्तु प्रकाश स्रोत है, या इस वस्तु से इस वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है फिर परावर्तित हो रहा है, कुछ भी समझो। तो अब इससे जितनी भी प्रकाश किरणें निकलेंगी वो दर्पण के परावर्तक सतह पे तो पड़ेंगी नहीं, जिससे उनका परावर्तन होगा नहीं, जिससे ये प्रकाश किरणें प्रतिबिंब बनाने में हिस्सेदारी नहीं लेंगी। इस तरफ जो प्रकाश किरणें बी से निकलेगी वो भाग लेंगी प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्योंकि ये परावर्तक सतह पे पड़ रही है। चूंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब यहां बना है, तो ये वाली प्रकाश किरण इस बिंदु से फैलती हुई दिखेगी, जाती हुई दिखेगी। क्लियर है? अब देखो, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही प्रकाश किरण निकलेगी, प्रकाश किरण तो इतने छोटे से भाग में अनगिनत निकलने वाली है। आप चाहो तो एक प्रकाश किरण और भेज दो। ये वाली प्रकाश किरण, इस प्रकाश किरण का भी जो परावर्तित किरण होगी वो इसी बिंदु से फैलेगी या इसी बिंदु से जाती हुई दिखेगी, मतलब ये। तो इस बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश ऐसे बनेगा। ये है किरण आरेख, ये वाला भाग आप हटा दो। ये समझाने के लिए हमने बताया था आपको कि भाई ये जो भाग है, इस तरफ जो प्रतिबिंब, जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो प्रतिबिंब बनाने में कोई हिस्सेदारी नहीं लेगी। अब आप चाहो तो प्रकाश किरणें दिखा दो जितना भी, चूंकि डायग्राम जो है वो साफ सुथरा बनना चाहिए, इसलिए कम से कम 2, आप चाहो 3 बना दो, 4 बना दो, कॉपी कर लो। फिर हम लोग आते हैं सी पे, पॉज करो, कॉपी करो। प्रतिबिंब बनाना अच्छे से सीखना है आपको। किरण आरेख बोलते हैं इसको। बिंदु वस्तु जो है सी पे आते हैं। ये दर्पण है अपना MN। यहां देखो तो आपको ये लग रहा होगा क्योंकि दर्पण ये MN सिर्फ इतना ही है, ठीक है, और वस्तु के सामने तो कोई दर्पण है नहीं। अगर आप वस्तु के एकदम सीधा लंबवत देखोगे तो इस वाले भाग में तो कोई दर्पण है ही नहीं, तो आप ये बोल सकते हो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या बोल सकते हो? इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आप बोल सकते हो, लेकिन वो गलत बात होगी। कैसे? चूंकि देखो यहाँ पे बनाते हैं इसको। पहले ये बिंदु सी है, थोड़ा और नीचे बना लो। अब इसके सामने कोई दर्पण नहीं है तो आपको लगेगा इस बिंदु जो सी है इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। हम ये जानते हैं ये बिंदु है, वस्तु है, ये बिंदु वस्तु है। तो अच्छा, इसका प्रतिबिंब पूछ रहे हैं तो इससे ये प्रकाश स्रोत होगा, इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, ठीक है, या इस पे प्रकाश किरणें पड़ेंगी फिर परावर्तित होंगी। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश स्रोत होगा तो उससे हर एक संभव दिशा चारों तरफ निकलती हैं प्रकाश किरणें। इतना तो पता है हमको। प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरणें हैं वो सभी दिशाओं में निकलती हैं। जैसे बल्ब जलता है, आपने नोटिस किया होगा, है ना, पूरे कमरे में उजाला होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही दिशा में प्रकाश किरणें जाती हैं। तो अब ये जो वस्तु सी है इसकी चारों दिशाओं में प्रकाश किरणें निकलेंगी। अब आप देखो दर्पण बस इतना ही है ये, तो ये वाली जो प्रकाश किरणें ये निकल के इधर गई, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई। भाई प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पता है आपको, बहुत बड़ी बात है।
इस दिशा में प्रकाश किरणें ये जा रही हैं। एकदम सीधा, एकदम सीधा। क्योंकि प्रकाश किरणें तो असंख्य निकलेंगी ना। अब देखो, आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि ये जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, इस प्रकाश स्रोत से, इस बिंदु वस्तु से जो निकल रही हैं, ये वाली प्रकाश किरण भी, अगर हम इसकी भी बात करें तो ये वाली भी दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ ही नहीं रही है। ये आपको एकदम सीधा बनाना है ना, आपको टेढ़ा अगर लग रहा होगा तो सिर्फ आपको यहाँ जो मैंने बनाया है उससे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ यही दो प्रकाश किरणें हैं जो इस दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ रही हैं, बाकी कोई भी दर्पण के परावर्तक सतह पे नहीं पड़ रही है। तो अगर और कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक सतह पे नहीं पड़ रही है तो उसका परावर्तन नहीं होगा, और अगर उसका परावर्तन नहीं होगा तो वो प्रतिबिंब बनाने में कोई हिस्सेदारी नहीं लेगी। क्लियर है? मतलब ये दो प्रकाश किरणें तो आपको दिख रही है ना, मतलब ये दो प्रकाश किरणें तो यहाँ पे इस दर्पण में पड़ रही हैं, मतलब इन दोनों का परावर्तन तो होगा ही होगा। और हमने क्या कहा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणें परावर्तित होनी चाहिए, तो मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हमने तो सिर्फ दो ही दिखाया है, आप जानते हो कि सिर्फ इतने ही भाग में हजारों प्रकाश किरणें पड़ेंगी इस परावर्तक सतह पे, मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इससे जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो दर्पण की परावर्तक सतह पे पड़ रही हैं, मतलब उनका परावर्तन होगा, और यदि परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब भी बनेगा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी प्रकाश किरणें हम बना सकते हैं जो इसके परावर्तक सतह पे पड़ेंगी, और फिर उनका परावर्तन होगा तो फिर वो प्रतिबिंब बनाने में भागीदार करेंगी। इसी प्रकार समझ गए ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो इतना बनाना चाहो तो बना लो आप, फिर हम इसका डायग्राम बनाते हैं साफ सुथरा, ये समझाने के लिए। क्योंकि देखो, इससे प्रकाश किरणें तो बहुत निकलेंगी, लेकिन प्रतिबिंब बनाने में वही भागीदारी निभाएंगी जो परावर्तक सतह पे टकराएंगी, क्योंकि जो सतह पे टकराएंगी उन्हीं का होगा परावर्तन और वही बनाएंगी प्रतिबिंब। क्लियर हुआ? आ जाते हैं किरण आरेख बनाने। क्योंकि किरण आरेख साफ सुथरा बनाना है, सिर्फ दो ही प्रकाश किरणें ले लो, आप जानते हो निकलेंगी असंख्य, दर्पण के सतह पर भी असंख्य पड़ेंगी। मान लो उस असंख्य में से जो असंख्य निकलेंगी उसमें से कुछ कम, लेकिन पड़ेंगी तो है ही। हम अपनी सुविधा के लिए दो ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि किरण आरेख बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। आप ये जानते हो कि समतल दर्पण के जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, मतलब समतल दर्पण के आगे जितना दूरी वस्तु होगी उतना ही पीछे प्रतिबिंब होगा। अब ये दूरी पता करने के लिए ध्यान रखना, ये दूरी सदैव लंबवत ली जाती है। समतल दर्पण के आगे वस्तु की दूरी और पीछे प्रतिबिंब की दूरी सदैव दर्पण से लंबवत ली जाती है। दूरी की जब भी बात की जाती है जनरली लंबवत दूरी की बात की जाती है। ठीक है, मतलब इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी की अगर हम बात करेंगे तो लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये बढ़ा हुआ भाग था और ये वाली दूरी लंबवत नाप लेंगे। ध्यान रखना, इसको बढ़ा हुआ हमने क्यों माना, ये दूरी निकालने के लिए। बढ़ा हुआ है नहीं ये, अगर बढ़ा हुआ होता तो सिर्फ सीधा ही प्रकाश किरणें भेज देते। तो ये दूरी निकालने के लिए मान लो ये दूरी हम नापे, पहले इसको आगे बढ़ाए, ये दूरी नापे, मान लो कितना आ गई, दूरी p आ गई। तो अब p दूरी पीछे ही लंबवत स्थिति पे ध्यान रखना क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब c डैश। ये p क्या है, दूरी। चलो दूरी ले लो आप, x y z ले चुके हो, 2 सेंटीमीटर ले लो।
ठीक है। अब हमको पता चल गया कि प्रतिबिंब यहाँ बनने वाला है। अगर प्रतिबिंब यहाँ बनने वाला है पता चल गया तो अब ये सब हटा दो। आपको क्या पता करना था? दूरी नाप लिए, कहाँ बनने वाला है, यहाँ पता चल गया, हटा दो इन सब। अब हमको पता चल चुका है कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ये दो आपतित प्रकाश किरणें हम भेज चुके हैं दर्पण पे। मतलब ये जो इन दोनों आपतित प्रकाश किरणों के लिए जो परावर्तित प्रकाश किरणें होंगी इस प्रतिबिंब से जाएंगी। बना दो, अब तो बन गया। एकदम सीधा बनाना है, एकदम सीधा। अगर सीधा नहीं दिख रहा हो आप एकदम सीधा बनाना, ठीक है। तो इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण ऐसे देगा, दर्पण mn दे दिया, ये इसके नीचे कोई भाग नहीं है और यहाँ पे कोई वस्तु रख दी और पूछा कि प्रतिबिंब बनेगा, बोलोगे हाँ भैया बनेगा। किरण आरेख बनाओ, बना दिए। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। पॉज करो, कॉपी करो, कर लिया। डी बिंदु को लेते हैं। यहाँ पे डी वस्तु रखिएगी। सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए यदि कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है मतलब सिर्फ ऐसे दर्पण बनाया, पीछे एक वस्तु बना दी, दर्शा दी और कहा बताओ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि अगर ये वस्तु है तो इससे प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। ये प्रकाश स्रोत होगा, दीप्त या अदीप्त। दीप्त क्या, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, और अदीप्त क्या, जिस पे प्रकाश किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से पड़े और वहां से वो परावर्तित हो। तो ये बिंदु डी था अपना। अब देखो, इससे प्रकाश किरणें, जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी, क्या वो दर्पण के तो हम लोग देख रहे थे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए? प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए। मतलब दर्पण के परावर्तक सतह पे प्रकाश किरणें आपतित होनी चाहिए। अब अगर इस वस्तु की आपतित किरणों को आप देखो तो ये वाली प्रकाश किरण इस दिशा में जाएगी ऐसे। मतलब कितनी भी प्रकाश किरणें आप देख लो वो इस दर्पण के परावर्तक सतह पे नहीं पड़ेंगी। ये वाली प्रकाश किरण ऐसे घूम के तो जाएगी नहीं, क्योंकि प्रकाश तो भाई सीधी रेखा में चलता है। और ये प्रकाश किरण इस तरफ पाली से किया हुआ है, ये परावर्तक सतह तो ये है। मतलब इस वस्तु से निकलने वाली कोई भी प्रकाश किरण इस दर्पण की परावर्तक सतह पे नहीं पड़ेगी। और अगर परावर्तक सतह पे नहीं पड़ेगी मतलब कोई आपतित नहीं होगी, तो कोई परावर्तित नहीं होगी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मतलब ये जो वस्तु डी है इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण की परावर्तक सतह पे नहीं पड़ेंगी। नहीं पड़ेंगी तो उनका परावर्तक नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा तो वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जिसके कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी से एक छोटा सा उदाहरण और कर लो। ये इस तरफ एक वस्तु है ए, और एक वस्तु यही ए है, ये दूसरी स्थिति में इस प्रकार। ये स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 1 कह रहा है
किस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये किरण आरेख ये नहीं बना के दे रहा है, ये जो किरणें हैं, ये जो 3 आपतित किरणें दिख रही होंगी आपको, और आपको अगर याद होगा तो आप समझ गए होंगे ये अभिसारी वाली स्थिति है और ये है आभासी वस्तु। अब चूंकि इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इस वस्तु पे प्रकाश आपतित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रकाश होता आपतित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये अभिसारी प्रकाश किरणें हैं, मतलब ये आभासी वस्तु है, और हम जानते हैं आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अभी हम पीछे बना चुके हैं। लेकिन इसके लिए बात करें हम, इस वस्तु पे प्रकाश किरणें नहीं दिखाई दे रही हैं, जो सवाल दिया गया है बस इतना ही दिया गया है, और पूछ रहा है प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब अगर इस पे आपतित प्रकाश किरणें नहीं दिखाई गई इस तरह से, मतलब ये अभिसारी की स्थिति नहीं है, मतलब अब हम इस वस्तु से निकलती हुई प्रकाश किरणें मानेंगे जो कि दर्पण के परावर्तक सतह पे नहीं पड़ेगी, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम लोग आभासी वस्तु बोलेंगे। ये आभासी वस्तु नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि एक जनरली बोल देते हैं हम लोग कि दर्पण के पीछे या पेंट वाले भाग में आभासी वाली स्थिति होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोल देता कि ये आभासी वस्तु है, अगर मैं ये बोल देता कि ये वाली वस्तु जो है वो आभासी है, मैं बोल देता आभासी वस्तु है, तब आप इस पे आपतित प्रकाश किरणें मानते, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये आभासी है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये आभासी नहीं है, ये एक वस्तु है जो दर्पण के पीछे रखी है। तो अब इससे जो भी प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो दर्पण के परावर्तक सतह पे नहीं पड़ेंगे, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूं कि ये आभासी वस्तु है, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये किरण आरेख में बना दिया हूं, इससे मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये आभासी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर समझ लेना आप, ये आभासी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ये आभासी वस्तु है कि क्या है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि दर्पण के पीछे ये वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर है? कर लो कॉपी। अभी हम देख रहे थे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख। जो वस्तु ली थी हमने, वो वस्तु जो है वो बिंदुवत वस्तु में थी। अब हम लेंगे आवर्धित वस्तु। आवर्धित वस्तु का मतलब ये है उस वस्तु की कुछ लंबाई होगी, है ना, और वो समतल दर्पण के सामने रखी है, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका हमको देखना है किरण आरेख। ये दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, ठीक है, सीधी लंबवत वस्तु रखी है। दर्पण को बड़ा कर लो आवश्यकता हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से नहीं, इतना बड़ा दर्पण दिया है MN। दर्पण को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जब तक कहा ना जाए। ये एक वस्तु है AB, ये दर्पण की ये जो तल है उसके समांतर है, मतलब यहाँ पे लंबवत है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो ये वस्तु AB है, ये मान लो इसके आगे x दूरी पर रखी है, इसका बनाना है अपने को प्रतिबिंब। तो अब हम ये जानते हैं कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही पीछे प्रतिबिंब होगा, मतलब ये x आगे है तो x पीछे प्रतिबिंब होगा, और ये भी जानते हैं कि जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही